आइए बच्चों, आज पढ़ाने जा रहे हैं लेसन सेकंड आपके क्लासिकल मैकेनिक्स का लेसन सेकंड। तुम्हारे इंटरनल एग्जाम कब तक है? ये तो वैसे ही चल रहे हैं। किसी का पेपर खराब हो जाएगा तो बता देगा तो कह देंगे, ठीक है। देखिए, तुम्हारा कौन सा कॉलेज है? हाँ, कुछ गड़बड़ हो जाए तो बता देना। देखिए, लेसन सेकंड, यूनिट सेकंड, आपकी यूनिट फर्स्ट पढ़ा दी पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स की। आज यूनिट सेकंड की क्लास है, ठीक है। आज बच्चों हम कल कम पढ़ा पाएंगे क्योंकि आज थोड़ा बाहर जाना है। सब तैयार हो जाए तो फिर हम बस निकल जाएंगे। तो सेंट्रल फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज तक है, ठीक है। लेसन सेकंड, सेंट्रल फोर्स एंड केपलर्स लॉ। अब बच्चों ये ना सोचना कि भाई ये बीएससी का पढ़ा हुआ टॉपिक है और एमएससी में है, तो ये जब सेमेस्टर वाइज आया तो उन्होंने विधिवत कर दिया। वैसे होता था तो सिर्फ और पूरा एक पेपर है ना, तो पेपर में क्वेश्चन 100 नंबर के आने हैं, तो ऑब्वियसली उन्हीं में से बनेगा। तो सेंट्रल फोर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब जैसे आपको हमने बैकग्राउंड बताई तो वहाँ से कम चांस है। सेंट्रल फोर्स इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में कहते हैं केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो बेस है वो सेंट्रली फोर्स है केपलर्स लॉ का, ठीक है। देखिए बच्चों, ये वाली लाइट एक बंद कर दो, कॉर्नर वाली, बस। सेंट्रल फोर्स, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक फोर्स है जो पार्टिकल पे लग रहा है। टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। A force acting on a particle towards the fixed point और away from fixed point। एक फोर्स है, पार्टिकल पे लग रहा है, फिक्स्ड पॉइंट के टुवर्ड्स या अवे, टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स, नोन एज सेंट्रल फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। एक फोर्स, तुम इधर बैठ जाओ ना रूबी, तुम भी इधर ही बैठ जाओ, तो दिख रहा है ना। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। ये है आपका फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट ओ है, ये फिक्स्ड पॉइंट। एक फोर्स फिक्स्ड पॉइंट के टुवर्ड्स लग रहा है, एक फोर्स फिक्स्ड पॉइंट से अवे लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट है और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट है, इसे क्या कहेंगे? सेंट्रल फोर्स। अब देखिए, F इज द फंक्शन ऑफ R,
इसो सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। प्रभात पढ़ा रहे हैं बच्चे को उसको, ठीक है। अरे 5th 6 में है ही क्या, 6 में कि नहीं तो पढ़ाने में कोई ज़्यादा टिपिकल तो कुछ पढ़ना तो पड़ता नहीं उसके लिए। अच्छा अच्छा है, अरे तो देख के करेगी तब भी तो आएगा। वीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, आजकल जब से ऑनलाइन हो गया ना, बच्चे थोड़ा वो हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। मोबाइल में तेज हो गए हैं, बाकी जगह कमज़ोर हो गए हैं। एफ आर मैग्नीट्यूड है फोर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एफ आर मैग्नीट्यूड है फोर्स का। आर कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। आर कैप की वैल्यू है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, ठीक है। वेक्टर आर अपॉन आर, वेक्टर आर अपॉन आर। अब देखिए एफ आर मैग्नीट्यूड है फोर्स का, पी आपका पार्टिकल है। प्रभात जरा ऊपर चाय के लिए बोल दोगे, चाय पी ले, प्रदीप सर को भी पिला दे, फिर निकल जाए हम। पी पार्टिकल है और ओ फिक्स्ड पॉइंट है, ओ फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रल फोर्स, ऑफ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रल फोर्स। टीचर बनना है तो एक बता दे तुमको, क्योंकि तो सब एमएससी कर रहे हो तो टीचर ही बनोगे। तो टीचर बनने में आपके पढ़ाने का तरीके में जानते हो क्या होना चाहिए? जिसको नहीं आता वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, उसे समझाओ। आप अगर अच्छे टीचर बनना चाहते हो, ठीक है। अब जैसे हम बीएससी एमएससी पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन बाद ही मैक्सिमम 4-5 साल पढ़ाएंगे, फिर जो हमारे स्टूडेंट पढ़ाएंगे तो हम ज़रूर यही बताते हैं कि आप क्लास में सबसे कमज़ोर, जैसे अब अभी तो बच्चे कम हैं और सब एमएससी में हम जानते हैं कि इनका बेस ठीक है, जैसे हमने इसको पढ़ाया है, ये भी पढ़ती रही, ठीक है, ये तो पढ़ने में तेज है ही, वो दिव्या और भी ज़्यादा। तो हमको पता है कि ये तो बहुत ज़्यादा, और बीएससी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर जब बैच भरा होता था, तो तुम पढ़ी थी कि बीएससी में पूरा बैच भरा है, तो हम सबसे कमज़ोर बच्चे को फोकस करते थे, जिसको कुछ नहीं आता। अगर हमने उसे समझा लिया तो अच्छा वाला भी समझ जाएगा। ऐसे ही ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो कमज़ोर बच्चे को पढ़ा के आपको पता चल जाएगा बच्चे कितने कमज़ोर हैं, उसे समझ, उसका बेस मजबूत करो, है ना। और जब अच्छे को तो सभी पढ़ा लेते हैं, कमज़ोर को पढ़ाओ। और हमेशा बैच पढ़ाना है, जैसे तुम इंटर का मान लो बैच पढ़ाना चाहते हो, तो तुमने क्या किया, देख लिया, बच्चों से पूछने से समझ में आ जाता है कि ये सबसे कमज़ोर है, उसको समझा दिया। जब उसको समझ में आ जाएगा तो अच्छे वाले को समझ। इस तरीके से पढ़ाने का है कॉन्सेप्ट, तो आप अच्छे टीचर हो जाओगे, आपका नाम हो जाएगा कानपुर में, है ना। ये एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स। और तेज को अकॉर्डिंग पढ़ाते रहोगे तो बाकी को कुछ नहीं आएगा। हम एक बार इंग्लिश पढ़ने गए, 10th में थे, तो हमारे हम पढ़ते थे ज्ञान मंदिर, सरस्वती ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर, तो वहाँ
9th तक तो इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर थे, 10th में वो चले गए, उनकी जॉब अब लग गई। तो ये सब स्कूलों में जानते हो, जाते आते रहते हैं। तो वो सर चले गए, अब नए एक टीचर आए, वो टाइम पास करते थे, कुछ भी पढ़ाते ही नहीं थे। मतलब पढ़ाते भी थे तो ऐसे वैसे 15 मिनट बात करते निकल गया, 15 मिनट पढ़ाया, तब तक 45 मिनट घंटा बज गया। उन सबका नाम ही बार बार पूछते थे। क्लास में 60 बच्चों का नाम पूछोगे तो 15-20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएगा, हैं। तो वो ऐसे करके वो टाइम पास कर। तो हमने कहा एक जगह इंग्लिश की कोचिंग पढ़ लें, तब 10th टफ होता था, तो मैं इंग्लिश पढ़ लें। तो एक कोचिंग में हम गए, राम जी गुप्ता जी पढ़ाते थे शास्त्री नगर में। तो उनके आगे 5-6 गर्ल्स बैठी थी और वही पढ़ रही थी, बाकी सब सो रहे थे। सुबह 6 बजे बैच लगाते थे। इंटर हाई स्कूल में बच्चा सब स्कूल जाता है साइकिल से, है ना, तो थका रहता है, फिर स्कूल भी पढ़ता है घर में। तो वहाँ जितने बच्चे बैठे थे लगभग सब सोते थे, बॉयज़। बैच उनका भरा रहता, पीछे पता चला वो है ऐसे 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 कर रहे हैं। तो हम देखे तो अब जैसे बगल में सो रहा है तो धीमे धीमे तुम्हें भी नींद आने लगेगी। तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया वहाँ इंग्लिश, हमने अपने आप ही पढ़ लेंगे, ठीक है। और वो क्या करते थे, जो बच्चे तेज तेज थे, गर्ल्स कुछ आगे जो जग रही थी तेज तेज, बस उन्हीं से पूछ लेते थे और बस फटाफट फटाफट उन्हें फैक्ट्री जाना होता था। 7 बजे उनकी फैक्ट्री थी, तो 6:30 बजे उन्हें निकलना होता था, ठीक है। 6:30 पर मतलब 45 मिनट पढ़ाते। उसमें वो आगे जैसे सेजल बैठी, बस इन्हीं से पूछते चले गए, बस बताते चले गए, फटाफट निकल गए। आधे बच्चे, आधे नहीं मतलब 90% बच्चे सो रहे होते, प्रैक्टिकली मैंने देखा है ना। तो इसलिए कमजोर बच्चे को प्रभात फोकस करो, अच्छे टीचर तुम बन जाओगे। देखिए, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। एक फोर्स है, टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट है और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स एफ आर, ऐसे आर का फंक्शन है, एफ आर इंटू आर कैप। एफ आर मैग्नीट्यूड है फोर्स का, आर कैप यूनिट वेक्टर है, आर कैप की वैल्यू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। देखो इधर शुभम, वेक्टर आर अपॉन आर मैग्नीट्यूड है फोर्स का। पी फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पी पार्टिकल है और ओ फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर ऑफ फोर्स, बहुत छोटी चीज। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो मेन यही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। F बराबर -G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक m1 मास है, एक m2 मास है, r डिस्टेंस, तो F बराबर -G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने ऐसे किया, वेक्टर किया -G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का एफ आर। तो ये एफ बराबर एफ आर इंटू आर कैप, एफ आर इंटू आर कैप, ठीक है। ये सेकेंड, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। वेक्टर में कर दिया, Q1 Q2 पॉइंट चार्ज, आर डिस्टेंस पर, तो वेक्टर F से चाय ले आओ प्रभात, ले आओ चाय का। एफ आर इंटू आर कैप, एफ आर इंटू आर कैप, क्वांटम में तो 3 ही यूनिट पढ़ानी है, 3 यूनिट है।
तो क्वांटम बहुत जल्दी हम शुरू कर रहे हैं, ये 2 यूनिट हो जाए तुरंत क्वांटम भी। ये मैक्सिमम वेडनेसडे थर्सडे तक 2 यूनिट करा देंगे, फिर क्वांटम की 2 यूनिट करा देंगे, ठीक है। क्वांटम में 1 ही यूनिट रह जाएगी, पर वो भी कहो जल्दी करा देंगे। अब देखिए जितने भी एग्जाम्पल थे वो सब इसके एग्जाम्पल हैं सेंट्रल फोर्स के। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव के लिए क्या होना चाहिए? पाथ से इंडिपेंडेंट। सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स P से Q तक C1 पाथ पर गए, P से Q तक C2 पाथ पे गए, तो WPQ C1 पाथ पर, WPQ C2 पाथ पर, वर्क डन सेम रहेगा। सेंट्रल फोर्स है तो वर्क डन सेम रहेगा। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, ठीक है। सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसका कर्ल करने पर क्या आएगा? 0। तो डेल क्रॉस FR बराबर 0। तीसरा, सेंट्रल फोर्स की वैल्यू F बराबर माइनस डेल U पोटेंशियल एनर्जी, सेंट्रल फोर्स FR अगर निगेटिव आता है तो कौन सा फोर्स आता है? और सेंट्रल फोर्स FR पॉजिटिव होता है तो कौन सा फोर्स होता है? बताओ। निगेटिव है तो कोई और बताए? नेगेटिव और पॉजिटिव पर, अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, और अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स है। ध्यान रखिएगा, अब याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट था ये। अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स, ठीक। पांचवा रिपल्सिव। अगर FR निगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर FR पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स है। दूसरा देखिए, अंडर द सेंट्रल फोर्स टोटल एनर्जी E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी कांस्टेंट। 6।
ठीक है। सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत, ठीक है, सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा? जीरो। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी जीरो, टॉर्क टाउ की वैल्यू जीरो होगी। देखिए प्रूफ, छोटा सा तो प्रूफ भी बता दे रहे हैं, छोटे मोटे जो आपने नहीं पढ़े। ठीक है, ये वाले प्रूफ आप ढूंढ के लाइएगा। एफ बराबर कंजर्वेटिव वाला देख लेना जाके, ये वाला कर्ल वाला देख लेना जाके, और ये वाला अगर नहीं मिलते तो बता दें, मान लो आ गया तब। ठीक है, बीएससी के हैं, ढूंढ लेना एक बार। बीएससी पार्ट 1 में मैकेनिक्स में है। अब नहीं मिलते हैं तो तुरंत बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगेगा मुझे। अब देखिए सेंट्रल फोर्स की वैल्यू, सेंट्रल फोर्स की वैल्यू F बराबर एफ आर इंटू आर के। ठीक है, एफ आर इंटू आर के। मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ की वैल्यू आर क्रॉस एफ। मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ की वैल्यू टाउ की वैल्यू आर क्रॉस एफ, एफ का मान है एफ आर इंटू आर के, एफ आर इंटू आर के। आर कैप यूनिट वेक्टर, वेक्टर आर अपॉन आर, तो टाउ बराबर एफ आर बाहर लीजिए, आर क्रॉस आर कैप, आर कैप की वैल्यू वेक्टर आर अपॉन आर। तो टाउ बराबर एफ आर अपॉन आर, आर क्रॉस, सेम वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो टाउ बराबर, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो। ठीक है, अंडर द सेंट्रल फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी जीरो। ठीक है, अंडर द सेंट्रल फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स acting on a particle will be zero. Under the central force moment of force acting on a particle will be zero. ठीक है, अब आइए 7 नंबर पॉइंट। Under the central force, angular momentum
remains constant. Under the central force, angular momentum remains constant. Under the central force, angular momentum remains constant. सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट. ठीक है, जे क्या है? कांस्टेंट. प्रूफ देखो, डी जे अपॉन डी टी किसके बराबर है? टाउ की. डी जे अपॉन डी टी है आपकी टाउ की बराबर. टाउ क्या है? जीरो. अभी ऊपर ही प्रूफ कर दिया, क्या हो में कराओगे? डी जे अपॉन डी टी बराबर जीरो. तो डी जे बराबर जीरो, जे क्या हो गया? कांस्टेंट. जे क्या हो गया? कांस्टेंट. ठीक है. अंडर द सेंट्रल फोर्स एरियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या रहती? कांस्टेंट. अंडर द सेंट्रल फोर्स एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. Under the central force, सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत, अंडर द सेंट्रल फोर्स एरियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट. एरियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल remains constant. सेंट्रल फोर्स के, तो जब आपका सेंट्रल फोर्स एफ आर इंटू आर कैप लग रहा है तो क्या रहेगी? डी ए अपॉन डी टी जे अपॉन टू एम क्या रहेगा? कांस्टेंट. सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत एरियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहे. ये अंशी अवस्थी कब आएगी? अच्छा, तो बस आने ही वाली है. पूरा ये एमएससी उधर ही निकाल देगी. पढ़ रही है ऑनलाइन, अब आ जाए तो कम से कम देख तो ले नोट्स वोट्स बनाए कि नहीं बनाए. कल आप लोगों को हाँ सब छोड़ रही है सब. कैसे? अब देखिए, ये प्रॉपर्टीज हो गई. अब टू बॉडी प्रॉब्लम, बस यहां तक आज पढ़ लो. प्रॉब्लम टू बॉडी प्रॉब्लम ये पर्टिकुलर सिलेबस में लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. टू बॉडी प्रॉब्लम. अब अगले टर्न पे केपलर्स लॉ और वो सब चीजें बताएंगे. कल आपको टेस्ट देना है. ठीक है, 11 बजे एक्स वाई जेड ऑरिजिनो. m1 मास का पार्टिकल पोजीशन वेक्टर r1, m2 मास का पार्टिकल पोजीशन वेक्टर r2. ठीक है, इसकी इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट r. m1 पर 2 के कारण फोर्स F12 है, 2 पर 1 के कारण F21 है. ठीक है, अब देखिए फोर्स एक्टिंग
ऑन द m1 मास पार्टिकल F12 बराबर m1 d2r1 अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, d2r1 अपॉन dt स्क्वायर F12 अपॉन m1। फोर्स ऑन m2 मास पार्टिकल force on m2 mass particle F21 m2 d2r2 upon dt square ठीक है, d2r2 upon dt स्क्वायर F21 अपॉन m2। रिजल्टेंट वेक्टर r की वैल्यू r2 माइनस r1 F12 बराबर माइनस F21 बराबर प्लस F। एक माइनस लेना पड़ेगा एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, अब घटा लीजिए, R2 से R1 घटाइए, तो इसमें माइनस लीजिए, इधर की तरफ लग भी रहा है, ये माइनस लीजिए। R2 से R1 घटा नहीं, ठीक है, R2 से R1 घटाइए, सेकंड माइनस फर्स्ट करिए, इक्वेशन फर्स्ट d2 r2 अपॉन dt स्क्वायर d2 r1 अपॉन dt स्क्वायर F21 अपॉन m2 F12 अपॉन m1। ठीक, d2 अपॉन dt स्क्वायर। थ्योरी लिख के टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन है। R2 में फिगर सब बता रहा है, जब फिगर बन जाए तो टेंशन मत लो कि थ्योरी नहीं लिखी नंबर कट जाएंगे, फिगर ना बने तो जरूर लिख दीजिए। तो ये फिगर सब बता रहा है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। R2 नहीं आप लिखेंगे, m1 मास पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर R1 है, कोई चाहता है तो लिख दे m2 मास पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर R2 है, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R बराबर R2 माइनस R1, जो बड़ा है उससे घटा लो। F21 की वैल्यू है F अपॉन m2 प्लस F अपॉन m1। ठीक है, अब यहां पर R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या है R, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर, F कॉमन लिया, 1 अपॉन m2 1 अपॉन m1 r अपॉन dt स्क्वायर। F ऐसे ये m2 प्लस m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2, तो F वेक्टर बराबर m1 इंटू m2 m1 प्लस m2 इंटू d2r अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है,
m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 को क्या कहते हैं, इधर कर दिया मल्टीप्लाई इधर, तो इसे क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड मास। तो ये रिड्यूस्ड मास हो गया। रिड्यूस्ड मास म्यू बराबर m1 इंटू m2 अपॉन, ये हो गया F बराबर म्यू। ये बच्चों हो गया रिलेशन। ठीक है, टू बॉडी प्रॉब्लम का वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्जन है। ये टू बॉडी प्रॉब्लम का वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्जन है। ठीक है, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम into one body problem। टू बॉडी प्रॉब्लम का वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्जन है। ठीक है, ये आपका आ गया F बराबर म्यू d2r अपॉन dt स्क्वायर। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब देखिए यहां पर केस फर्स्ट, अब हम ले लें फॉर पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन। आपका सिस्टम जो है पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, m1 का मास m है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ना, पॉजिट्रोनियम बोलते हैं, कोई पॉजिट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मास दोनों के बराबर है, m2 बराबर m। तो रिड्यूस्ड मास म्यू बराबर m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m अपॉन m प्लस m, m स्क्वायर अपॉन 2, m अपॉन 2। ठीक है, ये आपका m अपॉन 2। केस सेकेंड, रिड्यूस्ड मास हाइड्रोजन का देख लो। हाइड्रोजन एटम का बस आज बस इतना रखिए, कल क्लासिकल मैकेनिक्स का पहला लेसन पढ़ा हुआ सब है, आपको बस लैग्रेंजियन मीन तैयार करना है, लैग्रेंजेस इक्वेशन, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, और आपका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल वर्क डन, बाकी तो सब सरल है, ये मेन तैयार करने। केस सेकेंड, रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, m1 की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 कैपिटल M, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो रिड्यूस्ड मास म्यू बराबर स्मॉल m इंटू कैपिटल M, स्मॉल m प्लस कैपिटल। डिवाइड कर लीजिए कैपिटल M से स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। ठीक है, तो रिड्यूस्ड मास म्यू आ गया स्मॉल m 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M।
इसे निगलेक्ट कर दीजिए, बहुत छोटा है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, हाइड्रोजन का रिड्यूस्ड मास किसके बराबर आया, मास ऑफ, ठीक है। अब बच्चों जल्दी से निकल जाओ।